नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 7th चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द इंटरव्यू और इसके लेखक हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आप इसका पिछला पार्ट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और अगर ये वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में नहीं अवेलेबल है तो आप हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप पर जाकर इसका पहला पार्ट पढ़ सकते हैं। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपको इसका पहला पार्ट, एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्लीट पार्ट ऐप पर मिल जाएगा क्योंकि ऐप पर सभी चैप्टर अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि इट वाज हीज हॉरर। इट यहाँ वाज हीज हॉरर, उसका भय था, ये उसका भय था ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड। लायोनाइज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्व देना, तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिए जाने का। इट वाज हीज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड, उसका यह भय उसे बहुत ज़्यादा महत्व दिए जाने का था, अर्थात सब लोग उसको बहुत महत्व देते थे, इसीलिए वो हमेशा डरता रहता था कि कहीं किसी इंटरव्यू में उसके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे लोग उसकी इज्जत कम करने लगें। ठीक है, तो ये चीज़ वो हमेशा खुद को बचा कर रखता था इंटरव्यू लेने वालों से। ठीक है, तो इट वाज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड, सीधा सीधा इसका मतलब हो जाएगा कि उसका यह भय उसे बहुत ज़्यादा महत्व दिए जाने का था। विच मेड हिम 10 रपेल, जो कि मेड हिम 10 रपेल, रेपेल का मतलब होता है दूर रखना या फिर प्रतिकर्षित करना। ठीक है, जो कि उसको दूर रखता था। वुड बी एक्विटेंसेस, एक्विटेंसेस से परिचितों से, इंटरव्यूअर्स साक्षात्कारकर्ताओं से, एंड द परसिस्टेंट पेट्रियनर्स ऑफ हीज ऑटोग्राफ, और उसके ऑटोग्राफ के लिए परसिस्टेंट पेट्रियनर्स, उसके ऑटोग्राफ की मांग करते हुए अड़ियल लोगों से। ठीक है, फॉर हिज ऑटोग्राफ, उसके ऑटोग्राफ की मांग करते हुए अड़ियल लोगों से ये क्या करता था, उसको रेपेल करता था, उसको दूर करता था या फिर दूर रखता था। ठीक है, उस अपने भय की वजह से वो सबसे दूर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे मेरी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उस पर कोई आंच आ जाए। ठीक है, वो बहुत बच कर रहता था। तो इट वाज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड, उसका ये भय उसे बहुत ज़्यादा महत्व दिए जाने का था, अर्थात लोग उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, इसलिए वो डरता था कि कहीं इंटरव्यू में उसके मुंह से कोई उल्टी सीधी बात ना निकल जाए। ठीक है, तो उसका यह भय उसे बहुत ज़्यादा महत्व दिए जाने का था, जो उसको परिचितों से, साक्षात्कारकर्ताओं से और उसके ऑटोग्राफ की मांग करते हुए अड़ियल लोगों से दूर रखता था। एंड द, ये हो गया ऑटोग्राफ। ठीक है, एंड ही वुड आफ्टरवर्ड, और बाद में ही वह रिलेट द स्टोरीज, कहानियाँ सुनाता था ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता की, और बाद में वो अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाया करता था। इन साइलेंस, चुप करने के लिए या फिर चुप रखने के लिए। ऑल सच पीपल, ऐसे सभी लोगों को। विथ मच सेटिस्फैक्शन, मच मतलब बड़े ही, सेटिस्फैक्शन संतोष के साथ, एंड अम्यूजमेंट और विनोद के साथ। ठीक है, एंड ही वुड आफ्टरवर्ड, और बाद में वह बड़े ही संतोष और विनोद के साथ। ऑल सच पीपल, ऐसे लोगों को साइलेंस, चुप रखने के लिए, रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाया करता था। रुडीयार्ड किपलिंग, इनके बारे में नीचे लिखा होगा। अब प्रोलिफिक, कैमरा में दिख नहीं रहा, हाँ प्रोलिफिक है, प्रोलिफिक राइटर हु वाज नोन एज द पोइट ऑफ कॉमन सोल्जर। देखिए आप सीधा सीधा जो लिखा है सबके बारे में 1 2 3 4 करके ये नीचे दिया है, आपकी बुक में भी दिया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो उनका नाम लिखकर गूगल पर सर्च कर लीजिए, उनके बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी। ठीक है, जो लोग थोड़े से प्रसिद्ध हैं उन्हीं का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मैं उनके बारे में बताऊँगा तो आपका चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मैं आपको चैप्टर समझा दे रहा हूँ। आप उनके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा गूगल पर उनका नाम लिखकर सर्च कर लीजिए, वो क्या हैं,
किस लिए प्रसिद्ध है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मेरा चैप्टर भी लेंदी नहीं होगा और आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो रूडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है एन इवन मोर कंडेमिनेटरी का मतलब होता है निंदात्मक या फिर घृणापूर्ण, एटीट्यूड विचार, और कहीं अधिक निंदात्मक या फिर कह सकते हैं इसको घृणापूर्ण एटीट्यूड, दृष्टिकोण व्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया है टुवार्ड्स द इंटरव्यूअर के प्रति। ठीक है, साक्षात्कारकर्ताओं के प्रति। तो रुडयार्ड किपलिंग ने साक्षात्कारकर्ताओं के प्रति इवन मोर कंडेमिनेटरी एटीट्यूड, कहीं अधिक घृणापूर्ण दृष्टिकोण एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया है। बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि यही शब्द है, इसकी हिंदी ही यही होती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना। ठीक है, अब कंडेमिनेटरी मतलब ये होता है निंदात्मक या फिर निंदा करना, बुराई करना। ठीक है, एटीट्यूड यानी सीधी सीधी बात, वही उनका दृष्टिकोण जो है, वो जो सोचते हैं इन लोगों के बारे में। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये शब्दों की हिंदी ये वही है। ठीक है, हिज वाइफ उनकी पत्नी कैरोलिन, उनकी पत्नी का क्या नाम है, कैरोलाइन। ठीक है, कैरोलाइन राइट्स लिखती हैं इन हर डायरी, अपनी डायरी में। उनकी पत्नी कैरोलाइन अपनी डायरी में लिखती हैं फॉर 14 अक्टूबर 1892, 14 अक्टूबर 1892 को उनकी पत्नी कैरोलाइन राइट्स इन डायरी, अपनी डायरी में लिखती हैं दैट देयर डे, कि उनका दिन वाज वृक्ट, खराब कर दिया, उनका दिन खराब कर दिया गया बाय 2 रिपोर्टर्स, 2 रिपोर्टर्स के द्वारा। रिपोर्टर की हिंदी होती है संवाददाता, रिपोर्टर्स हो गए तो संवाददाताओं ने, तो 2 संवाददाताओं ने ब्रेक्ट देयर डे, उनका दिन खराब कर दिया। फ्रॉम बॉस्टन से आए हुए, तो बॉस्टन से आए हुए 2 रिपोर्टर्स ने ब्रेक्ट देयर डे, उनका दिन खराब कर दिया। मैं रिवीजन करा देता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने 2 बार रिवीजन करके पढ़ लिया था, अम्यूजमेंट तक। उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमिनेटरी एटीट्यूड टुवार्ड्स द इंटरव्यूअर, सीधा सीधा रुडयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यूअर, साक्षात्कारकर्ताओं के प्रति कंडेमिनेटरी एटीट्यूड, इससे भी कहीं अधिक घृणापूर्ण दृष्टिकोण व्यक्त किया है। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892, 14 अक्टूबर 1892 को उनकी पत्नी कैरोलाइन राइट्स इन डायरी, अपनी डायरी में लिखती हैं कि दैट देयर डे वाज ब्रेक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन, कि बॉस्टन से आए हुए 2 संवाददाताओं ने उनका दिन खराब कर दिया। सी रिपोर्ट्स, वो लिखती हैं हर हस्बैंड, यानी वो अपनी डायरी में लिखती हैं हर हस्बैंड की उनके पति ने एज सेइंग कहा टू द रिपोर्टर्स से, कि उनके पति ने संवाददाताओं से कहा। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, यानी सी रिपोर्ट्स, इसका मतलब वो अपनी डायरी में लिखती हैं हर हस्बैंड की उनके पति ने सेइंग कहा टू द रिपोर्टर्स, संवाददाताओं से। वो अपनी डायरी में लिखती हैं कि उनके पति ने संवाददाताओं से कहा वाई डू आई रिफ्यूज़, मैं क्यों मना करता हूँ, टू बी इंटरव्यूड, इंटरव्यू देने से, मैं इंटरव्यू देने से मना क्यों करता हूँ, या फिर मैं साक्षात्कार देने से मना क्यों करता हूँ, क्वेश्चन मार्क है। अब वो इसका रीज़न बताएंगे। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ इमोरल, इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, पापी भी होता है, भ्रष्ट भी होता है। ठीक है, इमोरल के बहुत सारे मतलब होते हैं, यहाँ पे अनैतिक है। ठीक है, क्योंकि ये अनैतिक है। इट इज़ अ क्राइम, और ये क्राइम है, और ये एक अपराध है। जस्ट एज मच, ये ठीक वैसा ही अपराध है, ऑफ अ क्राइम, जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम, ये ठीक वैसा ही अपराध है एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, जैसा कि एक व्यक्ति के रूप में एज एन असल्ट, मुझ पर किया गया हमला हो। ठीक है, तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे मत पढ़िए, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए। जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम, ये ठीक वैसा ही अपराध है एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असल्ट, जैसा कि मेरे ऊपर किया गया हमला है या फिर मेरे ऊपर किया गया आक्रमण है। ठीक है, असॉल्ट का ही मतलब होता है हमला करना या फिर आक्रमण करना। ठीक है, ये ठीक वैसा ही अपराध है जैसा अपराध मेरे ऊपर किया गया हमला है। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और ये उतना ही पनिशमेंट है, उतना ही दंडनीय है, दंडनीय है। ठीक है, दंड देने के लिए पनिशमेंट मतलब होता है दंड। ठीक है, और ये उतना ही दंडनीय है,
ठीक है मैंने कहा था चैप्टर की हिंदी आपको समझने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, इट इज़ कॉर्डली, ये कॉर्डली है, ये कायरतापूर्ण है, एंड वाइल और बहुत अप्रिय है। वाइल का मतलब जो आपको प्रिय ना हो, ठीक है, अप्रिय, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इट इज़ कॉर्डली, ये कायरतापूर्ण है, एंड वाइल और अप्रिय है। नो रिस्पेक्टेबल, कोई भी रिस्पेक्टेबल, कोई भी सम्माननीय मैन, व्यक्ति, कोई भी सम्माननीय व्यक्ति वुड आस्क इट, इट लगा है इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू नहीं आस्क करेगा, अर्थात इंटरव्यू नहीं लेना चाहेगा। कोई भी सम्माननीय व्यक्ति इंटरव्यू नहीं लेना चाहेगा, ठीक है। मच लेस, और उससे भी कम लोग गिव इट, इंटरव्यू देना चाहेंगे। अर्थात एक तो कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू लेना नहीं चाहेगा, और अगर कोई लेने के लिए तैयार भी होता है तो उससे भी कम लोग इंटरव्यू देना नहीं चाहते, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी सम्माननीय व्यक्ति इंटरव्यू नहीं लेना चाहेगा और उससे भी कम लोग इंटरव्यू देना चाहेंगे, ठीक है। मच लेस गिव इट, और उससे भी कम लोग इंटरव्यू देना चाहेंगे, या फिर और भी कम लोग इंटरव्यू देना चाहेंगे, ठीक है। तो नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, इट लगा है इंटरव्यू के लिए, तो कोई भी सम्माननीय व्यक्ति साक्षात्कार नहीं लेना चाहेगा। मच लेस गिव इट, और देना तो और भी कम लोग चाहेंगे। एट किपलिंग, एट इसके बावजूद, किपलिंग, किपलिंग हैड हिमसेल्फ, ने खुद, प्रिपेयर्ड सच एन असल्ट, प्रिपेयर्ड सच एन असल्ट मतलब ऐसा ही हमला किया, ऑन मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन पर। यद्यपि किपलिंग ने मार्क ट्वेन पर ऐसा ही हमला किया ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ ही वर्ष पहले, ठीक है। किपलिंग ने खुद मार्क ट्वेन का क्या कहते हैं इंटरव्यू लिया होगा, या फिर इंटरव्यू के जरिए से उनसे बातचीत की होगी, ठीक है। तो वो इस बात को लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। एट किपलिंग, यद्यपि किपलिंग ने खुद अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ ही साल पहले, प्रिपेयर हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड सच एन असल्ट, ऐसा ही हमला किया या फिर ऐसा ही आक्रमण किया ऑन मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन पर, ठीक है। अब ये बात आप पूरा जोड़कर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट, कोई भी सम्माननीय व्यक्ति साक्षात्कार नहीं लेना चाहेगा और उससे भी कम लोग साक्षात्कार देना चाहेंगे। एट किपलिंग हैड हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड सच एन असल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर। एट, फिर भी या फिर यद्यपि, ठीक है, चलिए फिर भी कह लीजिए, फिर भी किपलिंग, फिर भी अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ ही साल पहले, किपलिंग, किपलिंग ने खुद, हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड सच एन असल्ट, किपलिंग ने खुद ऐसा ही हमला किया था ऑन मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन पर। यद्यपि कुछ ही साल पहले किपलिंग ने खुद सच एन असल्ट, ऐसा ही हमला किया था ऑन मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन पर। ये एक सेंटेंस में नहीं आ रहा, इसको एक सेंटेंस में लाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि यद्यपि कुछ ही साल पहले किपलिंग ने खुद ऐसा ही हमला मार्क ट्वेन पर किया था। आ गया सेंटेंस, ठीक है। H.G. वेल्स, ये कौन है, इनके बारे में नीचे दिया है, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक। मुझे चैप्टर को लेंदी नहीं करना, मैं अपने चैप्टर पर ध्यान दे रहा हूँ बस, ठीक है। H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू, H.G. वेल्स ने एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में, इन 1894, सन 1894 में, तो सन 1894 में H.G. वेल्स ने इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में, रिफर्ड, संकेत किया है या फिर बताया है, टू इंटरव्यूइंग ऑर्डिल्स, इंटरव्यूइंग ऑर्डिल्स साक्षात्कार की कठिन परीक्षा, ठीक है। इंटरव्यूइंग ऑर्डिल्स साक्षात्कार की कठिन परीक्षा। तो सन 1894 में H.G. वेल्स ने एक साक्षात्कार में साक्षात्कार की कठिन परीक्षा की ओर संकेत किया है। बट वाज अ फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू, बट लेकिन वाज अ फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू, इसका मतलब वो बार बार अपना इंटरव्यू देते रहते हैं, लेकिन वे बार बार अपना इंटरव्यू देते रहते हैं। एंड 40 ईयर्स लेटर, और 40 साल बाद, फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को पाया, इंटरव्यूइंग, इंटरव्यू लेते हुए या फिर साक्षात्कार लेते हुए, और 40 साल बाद उन्होंने खुद को साक्षात्कार लेते हुए पाया
जोसेफ स्टालिन का। और 40 साल बाद उन्होंने खुद को जोसेफ स्टालिन का साक्षात्कार लेते हुए पाया। ठीक है, एंड 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन। ठीक है, और 40 साल बाद उन्होंने खुद को जोसेफ स्टालिन का साक्षात्कार लेते हुए पाया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बार बार रिवीजन कराने का कोई मतलब नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, शाउल बेलो, अब ये कौन है, इनके बारे में नीचे लिखा है आपकी बुक में। ठीक है, पढ़ लीजिएगा और ना समझ में आया तो गूगल कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा चैप्टर लेंदी हो। ठीक, मैं अपने चैप्टर पर ध्यान दे रहा हूँ। आप किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर लीजिए या फिर आपकी बुक में लिखा है, खुद पढ़ लीजिए। ठीक है, शाउल बेलो हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू, जिनका इंटरव्यू हुआ है ऑन सेवरल ओकेशन, कई बार, या फिर इसको कह सकते हैं कि जिन्होंने कई बार अपना इंटरव्यू दिया है। तो शाउल बेलो हु, जिन्होंने सेवरल ओकेशंस, बार बार या फिर कई बार, सेवरल मतलब अनेक, ओकेशंस मतलब होता है अवसर। ठीक है, तो जिन्होंने बार बार या फिर अनेक अवसरों पर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, साक्षात्कार देना स्वीकार किया है। तो शाउल बेलो जिन्होंने बार बार अपना इंटरव्यू दिया है, ऐसे कह सकते हैं। नेवरथलेस वंस डिस्क्राइब्ड, वो भी डिस्क्राइब करते हैं। नेवरथलेस वंस डिस्क्राइब, वो भी इसके बारे में बताते हैं, इसके बावजूद भी वो बताते हैं इंटरव्यू के बारे में। फिर भी वो, या फिर इसके बावजूद भी वो साक्षात्कार को एज एन बीइंग लाइक थंब प्रिंट, वो लाइक के जैसा बताते हैं। किसके जैसा? थंब प्रिंट, अंगूठे के निशान जैसा बताते हैं। ऑन हीज वाइंड पाइप, विंड पाइप का मतलब होता है श्वास नली, वो अपनी सांस की नली पर अंगूठे के निशान के जैसा बताते हैं। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति आपका गला दबाए तो जैसा महसूस होगा आपको, ठीक वैसा ही वो कहते हैं कि जब कोई मेरा इंटरव्यू लेता है तो मुझे ऐसा ही महसूस होता है। ठीक है, तो ये है कि शाउल बेलो हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू ऑन सेवरल ओकेशन, शाउल बेलो जिन्होंने अनेक अवसरों पर अपना इंटरव्यू दिया है, या फिर शाउल बेलो जिन्होंने बार बार इंटरव्यू दिया है। नेवरथलेस वंस डिस्क्राइब्ड, फिर भी वो बताते हैं, इसके बावजूद भी वो बताते हैं क्या, कि इंटरव्यू, फिर भी वो इंटरव्यू को अपनी वाइंड पाइप, अपनी श्वास नली पर अंगूठे के निशान जैसा बताते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि जब कोई इंटरव्यू लेता है मेरा तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। ठीक है, तो ये पूरा जोड़कर आप इसको सटीक तरीके से ऐसे पढ़ लीजिए कि ये सीधा सीधा आपको यही पढ़ना है कि अपनी सांस की नली पर वो अंगूठे के निशान जैसा इंटरव्यू को बताते हैं। अब इसका मतलब मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि वो बताते हैं कि उनको लगता है कि कोई उनका गला दबा रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आपको ये याद रखना है कि वो कह रहे हैं कि उनका गला दबाया जाता है, जैसे वैसा महसूस होता है उनको। लेकिन जो लिखा है आपकी बुक में आपको वही पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? शाउल बेलो हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेशन, शाउल बेलो जिन्होंने अनेक अवसरों पर साक्षात्कार दिया है। नेवरथलेस वंस डिस्क्राइब इंटरव्यू, वो साक्षात्कार को, या फिर शाउल बेलो जिन्होंने अनेक बार अपना इंटरव्यू दिया है, इसके बावजूद भी वो साक्षात्कार को अपनी सांस की नली पर अंगूठे के निशान जैसा बताते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि जब कोई उनका इंटरव्यू लेता है तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। एट डिस्पाइट ऑफ द ड्रॉबैक्स, इतने ड्रॉबैक के बावजूद, फिर भी डिस्पाइट ऑफ ड्रॉबैक, इतने ड्रॉबैक के बावजूद, इतने दोषों के बावजूद भी, ऑफ द इंटरव्यू के इतने दोषों के बावजूद भी, या फिर साक्षात्कार के इतने दोषों के बावजूद भी, इट इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम, ये सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम है। ये सुप्रीम मतलब जो सर्वोच्च हो, सर्विसेबल का मतलब कह सकते हैं मीडियम का मतलब होता है माध्यम, सर्विसेबल मतलब एक तरह से उपयोगी माध्यम है, सर्वोच्च उपयोगी माध्यम है ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का। ठीक है, बातचीत का। ठीक है, तो एट डिस्पाइट ऑफ ड्रॉबैक ऑफ द इंटरव्यू के साक्षात्कार के दोषों के बावजूद भी यह बातचीत का या फिर संवाद का सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम, सर्वोच्च उपयोगी माध्यम है। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो एट का मतलब होता है फिर भी। ठीक, तो फिर भी इंटरव्यू के
इतने ज़्यादा दोषों के बावजूद भी यह संवाद का सर्वोच्च उपयोगी माध्यम है। दीज डेज, आजकल या फिर आज के दिनों में, मोर देन एट एनी अदर टाइम, एनी अन्य, अदर टाइम किसी अन्य समय से भी, मोर देन अधिक, किसी अन्य समय से भी अधिक या फिर किसी अन्य समय से भी ज़्यादा, दीज डेज इन दिनों, आवर मोस्ट विविड, विविड का मतलब होता है चमकीला या फिर उज्जवल या फिर स्पष्ट, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव, ऑफ आवर हमारे कंटेम्पोररीज, कंटेम्पोररीज हमारे कंटेम्पोररी, इसका मतलब होता है समकालीन, तो हमारे समकालीन आर दो, देखिए अब इसके आगे क्या है वो देखना है मुझे, इंटरव्यूज़ है, ठीक है। तो देखिए अब समझिए इसको, दीज डेज आज के दिनों में, मोर देन एट एनी अदर टाइम किसी अन्य समय से भी, मोर देन ज़्यादा, ठीक है। तो किसी अन्य समय से ज़्यादा आज के दिनों में, आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन, जो हमारा विविड इम्प्रेशन है, जो हमारा स्पष्ट विचार है, ऑफ आवर कंटेम्परेरीज, कंटेम्परेरीज मतलब होता है समकालीन लोगों के बारे में, जो हमारे समय में जीवित हैं, प्रसिद्ध हैं, अच्छा खासा नाम उन्होंने कमाया है, ठीक है। तो हमारे समकालीन लोगों के बारे में विविड इम्प्रेशन, हमारे स्पष्ट विचार, थ्रू इंटरव्यूज़, इंटरव्यू से ही बनते हैं, साक्षात्कार से ही बनते हैं, ठीक है। अब पूरा क्लियर हो गया। कहने का मतलब जब आज के समय में जो लोग प्रसिद्ध हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो जब उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये आदमी अच्छा है या फिर ये आदमी बुरा है, ठीक है। कुछ लोगों की छवि अच्छी बन जाती है, कुछ लोगों की छवि बुरी बन जाती है, और यही छवि बनती है इंटरव्यू से, ठीक है। क्योंकि जो हीरो वगैरह हैं वो फिल्मों में तो अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जो वो उत्तर देते हैं, उसी उत्तर से ये पता चलता है कि ये अच्छा व्यक्ति है या फिर बुरा व्यक्ति है, ठीक है। तो वो समकालीन है, अर्थात हमारे काल में, हमारे समय में वो जीवित हैं, प्रसिद्ध हैं, हम अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं टीवी वगैरह पर, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मोर देन एनी अदर टाइम, सीधा सीधा कि अन्य किसी समय से भी ज़्यादा, दीज डेज इन दिनों, आवर कंटेम्पररीज हमारे समकालीन लोगों के बारे में, आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन हमारे स्पष्ट विचार, थ्रू इंटरव्यू, इंटरव्यू से ही बनते हैं या फिर साक्षात्कार से ही बनते हैं। तो सीधा सीधा कि किसी अन्य समय से अधिक या फिर किसी अन्य समय से ज़्यादा, इन दिनों हमारे समकालीन लोगों के बारे में हमारे स्पष्ट विचार इंटरव्यू के द्वारा ही बनते हैं, ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया। मैं बस एक एक लाइन को क्लियर कर रहा हूँ ताकि कहीं पे डाउट ना हो। ये इंटरव्यू मैंने उधर ही लिख दिया था, ठीक है। डेनिस ब्राइन हैज़ रिटन, डेनिस ब्राइन हैज़ रिटन ने लिखा है, डेनिस ब्राइन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग हर एक मोमेंट, हर एक मोमेंट, लगभग हर एक महत्वपूर्ण बात, रीचेस अस हम तक पहुंचती है, थ्रू वन मैन, एक व्यक्ति के द्वारा, आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने से, ऑफ अनदर, दूसरे व्यक्ति से। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट, लगभग हर एक महत्वपूर्ण बात, रीचेस अस हम तक, थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के माध्यम से ही पहुंचती है। अर्थात हम तक हर एक बात तभी पहुंचती है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो डेनिस ब्राइन हैज़ रिटन, डेनिस ब्राइन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर, कि लगभग हर एक महत्वपूर्ण बात हम तक एक आदमी के दूसरे आदमी से प्रश्न पूछने के माध्यम से पहुंचती है। बिकॉज ऑफ दिस, और इसी वजह से, द इंटरव्यूअर, जो साक्षात्कार करता है ना, होल्ड्स अ पोजीशन, वो स्थान रखता है, ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व या फिर बेमिसाल, वो बेमिसाल पावर, शक्ति का, एंड इन्फ्लुएंस, और प्रभाव का, होल्ड्स अ पोजीशन, स्थान रखता है। बिकॉज ऑफ दिस, और इसी वजह से, इंटरव्यूअर, साक्षात्कारकर्ता, अभूतपूर्व या फिर बेमिसाल शक्ति और प्रभाव का स्थान रखता है। अर्थात जो साक्षात्कार करता है उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है।
ये चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर 2 पार्ट में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इतना जितना पढ़ाया पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी यही कोशिश की है कि आपको छोटे छोटे शब्दों में तोड़ तोड़ कर बार बार रिवीजन करके हर एक चीज़ को बुक की लैंग्वेज में और अपनी खुद की लैंग्वेज में पढ़ाऊँ, ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए और दोबारा आपको ये चैप्टर पढ़ते समय दिक्कत ना हो कभी भी, ठीक है। तो इतना जितना पढ़ाया इतना खुद पढ़ लीजिए, और इसका सेकेंड पार्ट आपको अगले वीडियो लेक्चर में मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर टोटल 2 पार्ट में है। तो पार्ट 1 हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब हम पार्ट 2 अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।